आप सब। आज की हमारी कहानी है बेशर्मी का जवाब। सुनो, माँ का फोन आया था। कह रही थी कि वो और कार्तिक कल यहाँ आ रहे हैं। अमित ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा, क्यों? क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वो लोग आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। रीमा ने चपाती का कैसरोल टेबल पर पटकते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी रात को। रात के 10 बज चुके हैं। अमित ने कहा। इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके जा न सकूं। सब समझती हूं मैं। रीमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अमित ने समझाते हुए कहा। तुम्हें सोचना है तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है। रीमा गुस्से में बोली। रीमा, सोच समझकर बोलो। अमित थोड़ा गुस्से में बोला। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर और न ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता। मैं अभी अपने भाई को फोन लगा रही हूँ। वो मुझे लेने आ जाएगा पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रीमा गुस्से में बड़बड़ाती गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। इधर अमित का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। भाई से बात कर लेने के बाद रीमा अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई निखिल भी वहां पहुंच गया। आते ही उसने अमित से पूछा, क्या हुआ जीजा जी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजा जी से क्या पूछ रहा है? चल यहां से। अचानक रीमा को सामान के साथ देखकर निखिल भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वो 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और रीमा से बहुत छोटा भी था। रीमा तो उसे डांटड़पट कर लताड़कर एक तरफ बैठा देती थी और माँ भी फिर रीमा का ही पक्ष लेती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहां से। आखिर रीमा की डांट सुनकर निखिल अपना सा मुंह लेकर साथ की साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे रीमा भी चल दी और बाहर जाकर निखिल की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर अमित अंदर आकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वो रीमा को? अमित और रीमा की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते थे। इतने से दिनों में उसने अमित और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। अमित के घर में उसकी मां सुनीता जी और छोटे भाई कार्तिक के अलावा कोई नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही गुजर गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब अमित की सरकारी नौकरी लगी तो उसने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया, यह कहकर कि मां, अब तो आपके सुख के दिन हैं। आपने बहुत कर लिया। अब कार्तिक की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को होती ही है। कितने अरमानों से सुनीता जी ने अपने बेटे अमित की शादी रीमा से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन रीमा ने तो सिर्फ अमित से शादी की थी। उसके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो तो उसकी माँ और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि रीमा की माँ भी उसके गलत में उसका साथ देती थी। आखिर सिर्फ सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही रीमा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। हमेशा उसकी माँ और भाई से वो लड़ती रहती थी। जरा जरा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना जोर जोर से चिल्लाती कि आस पड़ोस में भी लोगों को सुनाई दे जाता। आखिर घर में शांति रहे और बेटा भू ठीक से रहे, इसके लिए सुनीता जी ने उसे ट्रांसफर लेने के लिए कह दिया। आखिर वो लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफर के कारण बेटा भू दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। आखिर अमित ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफर न हो सका तो उसी शहर में ट्रांसफर ले लिया और रीमा के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन अब रीमा तो खुद वहां उनसे मिलने जाती ही नहीं थी और न ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ एक बार यहां आए थे, ये सोचकर कि कम से कम 1 सप्ताह तो रुककर आएंगे।
पर रीमा के रवैये को देखकर वो लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए। और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे भू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी रीमा को समस्या थी। आखिर अपने भाई निखिल को बुलाकर वो रवाना हो ही गई। खैर, अमित ने अपनी मां को फोन नहीं किया, बल्कि वो उस समय खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक इतनी रात को वहां देखकर उसकी मां को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार तो उनकी आंखों में भी आंसू छलछला गए, पर वो अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आईं। जानती थी कि रीमा ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए खाना बनाकर उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद अमित चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मां ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है। रीमा भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाले हो। अमित ने कहा, क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद हैं। सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीद मत करो। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो अमित मुस्कुराकर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, रीमा घर आ चुकी थी। पर अमित चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। रीमा ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो रीमा ने अमित से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसल कर दो। आज दीदी जीजा जी आ रहे हैं, साथ में माँ पापा और निखिल भी। आज वो लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज उन्हीं के साथ लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूम आएंगे। उसकी बात सुनकर अमित ने कुछ नहीं कहा, पर रीमा इतनी खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमानवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए, पर दरवाजा खुला हुआ ही था। अचानक उनकी आवाज सुनकर वो बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ, पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूं। रीमा ने अंदर जाकर देखा तो अमित कहीं नहीं था। वो बाहर निकलकर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ, अमित जी कहाँ हैं? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। रीमा हैरान होते हुए बोली, अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी तुम्हारे हाथों में है। फोन लगाकर पूछ कि अचानक कहाँ चले गए। उसकी मां ने कहा। अपनी मां की बात मानकर रीमा ने फोन लगाया, लेकिन अमित ने फोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फोन लगाने पर अमित ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूं तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर तुम कहाँ चले गए? अरे मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर अमित ने फोन काट दिया। ये सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ, अमित जी कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया, कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला ये कैसी गैरजिम्मेदाराना हरकत है, रिश्ते इस तरह से निभते हैं क्या? उसकी मां ने कहा। हाय राम, अमित जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या? दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर, रात को अमित घर आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही रीमा ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? अमित जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे। दीदी ने भी कहा, यही सब सिखाया है आपकी माँ ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए। रीमा की माँ ने कहा, नहीं मम्मी जी, ये मुझे मेरी माँ ने नहीं सिखाया है, ये मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरी माँ और भाई आते हैं ना तो आपकी बेटी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, वो भी रात को अचानक। निखिल ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। सुनकर सब लोग सकते में आ गए।
पर अमित ने बोलना जारी रखा। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं ले रखा। रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो ही मैं निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है अब ये हमेशा होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से रवाना हो जाऊंगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूंगा। अमित ने साफ साफ कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रीमा गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। मैं भी क्या करूं? बेशर्म के साथ बेशर्म बनना ही पड़ता है, क्योंकि शायद उसे यही भाषा समझ में आती है। अमित ने बेफिक्री के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना। आखिर सब जानते थे कि अमित सच बोल रहा है, इसलिए अब क्या बोले। तो सब अपना सा मुंह उठाकर अपने अपने घर रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती को देखकर रीमा ने काफी दिन तक अमित से बात नहीं की, पर अमित ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर कब तक अपने स्वाभिमान को मारता रहेगा। लेकिन जब अगले 2-3 बार भी अमित ने वही सब किया तो अपने आप ही रीमा को समझ में आ गया कि या तो रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, वरना अमित तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। आखिर जैसे उसके ससुराल वालों से लोग पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आती, अब उसके मायके वालों से भी लोग पूछने लगे हैं कि दामाद क्यों नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर